टुडे करंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज के यानी 17 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं देश की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खबरों की। हमारी पहली खबर असम से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये सेतु ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और ये सीधे गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है, जिससे सफर काफी आसान हो जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय यानी कि नेशनल काउ कल्चरल म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया गया है। ये संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर ही बनाया गया है, जो अपने आप में एक अनोखी पहल है और पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक बड़ी खबर है। वहां की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन असम में किया गया है। ये सुविधा मोरान जिले में एक नेशनल हाईवे पर बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल किसी भी इमरजेंसी में विमानों को उतारने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस ने माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का पहला हवाई परिवहन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर को C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के जरिए एयरलिफ्ट किया गया, जो इसके सामरिक महत्व को दिखाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर स्थल मध्य जटलैंड के हेडीगार्ड नाम की जगह पर मिला है। उधर चीन ने अपनी वीजा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। चीन ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा को अपनी वीजा मुक्त यात्रा सूची में शामिल कर लिया है। इस नई पॉलिसी के तहत अब इन देशों के नागरिक टूरिज्म या बिजनेस के लिए 30 दिनों तक बिना वीजा के चीन में रह सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और नीतियों की। एक बड़ा अपडेट ये है कि पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप जानते ही होंगे कि ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देती है। इस विस्तार के लिए सरकार ने कुल 7,332 करोड़ रुपए का परिव्यय भी स्वीकृत किया है। गुजरात में सुपोषित गुरुदेश्वर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नर्मदा जिले में कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन की समस्या को जड़ से खत्म करना है। तेलंगाना सरकार ने भी एक बहुत अच्छी पहल की है। वहां लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन की घोषणा की गई है। यह टीका 14 से 15 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाएगा। आइए अब राजनीति और शासन से जुड़ी कुछ खबरों को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच काफी समय से चल रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में असम रेजिमेंट ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल यानी बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार जीता है। असम सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसले में कुछ चुनिंदा राज्यों में अफीम पोस्ता यानी ओपियम पॉपी की खेती पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई है। और एक बड़ी खबर सिक्किम से है, जो पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र की कुछ जरूरी खबरें जानते हैं। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए UPI वन वर्ल्ड वॉलेट लॉन्च किया गया है। ये वॉलेट 40 से ज्यादा देशों से आने वाले मेहमानों को भारत में आसानी से डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देगा। DBS बैंक और वीजा ने मिलकर एक AI संचालित भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। DBS बैंक इस नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक भी बन गया है। एक महत्वपूर्ण विलय की भी खबर है। स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय पूरा हो गया है। इस विलय के बाद जो नई इकाई बनी है, उसके MD और CEO के रूप में राजन बजाज को नियुक्त किया गया है। अब कुछ बजट और वित्तीय अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। कैबिनेट ने स्टार्टअप इंडिया फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। शहरी विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड को 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। वहीं बायो फार्मा मिशन के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम का बजट भी बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना PM सूर्य घर योजना का बजट 75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न रिपोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग्स में क्या खास रहा। IIM बेंगलुरु को FT ग्लोबल MBA रैंकिंग में 34वां स्थान मिला है, जो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वीं रैंक मिली है। इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप स्थान हासिल किया है, जिसका मतलब है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान मिला है, जो ये दिखाता है कि AI के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक दिलचस्प बात, आंध्र प्रदेश AI संचालित विधायिका यानी AI पावर्ड लेजिस्लेचर वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की। आईआईटी मद्रास ने वायु ग्लोबल रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। इस वायु प्रोजेक्ट के लिए फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की गई है। वहीं आईआईटी बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक एआई सेंटर स्थापित किया है। गैलेक्सी आई ने सैटेलाइट डेटा के लिए NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील में सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी की बिक्री भी शामिल है और भारत में एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करेगा। चलिए अब रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर आते हैं। नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज मिलन 2026 विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के आयोजन स्थल पर एक मिलन विलेज का भी उद्घाटन किया है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन मिलकर हैमर मिसाइलों का निर्माण करेंगे। टाटा एयरबस ने H-25 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन खोली है। ये असेंबली लाइन कर्नाटक के वेंगामंगलम में स्थित है। भारतीय वायुसेना के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जिसे HAPS भी कहते हैं, को मंजूरी दे दी गई है। अब पर्यावरण और भूगोल से संबंधित कुछ जरूरी अपडेट्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के माध्यम से सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है। आपको याद दिला दें कि ये नेशनल पार्क उत्तराखंड की शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है। जापान की सुआ झील में होने वाली गॉड्स क्रॉसिंग की घटना इस साल गर्मी बढ़ने के कारण नहीं हो पाई। इस खास प्राकृतिक घटना को स्थानीय भाषा में ओमिवातारी के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ पृथ्वी गलियारा यानी रेयर अर्थ कॉरिडोर से कर्नाटक राज्य को बाहर कर दिया गया है। इस गलियारे में अब उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों की। वर्ष 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष यानी इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी सभी के लिए AI यानी AI फॉर ऑल। छठी भारत फ्रांस रक्षा वार्ता यानी इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग बेंगलुरु में आयोजित की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा भी किया था। चलिए अब पुरस्कार और सम्मान के क्षेत्र की खबरों पर एक नजर डालते हैं। आयशा करीम ने वीरगाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीता है। उन्हें यह पुरस्कार मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शानदार चित्रण के लिए दिया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने FIPA अवार्ड 2025 जीता है। गणतंत्र दिवस पर गुजरात की झांकी ने जूरी द्वारा प्रथम पुरस्कार जीता। इसी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। डॉक्टर हरप्रिया अरविंद को प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल अवार्ड के लिए चुना गया है। अब आते हैं एनालिटिकल एग्जाम फोकस पर, जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वायु प्रोजेक्ट का महत्व समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बादलों पर एरोसोल के प्रभाव का अध्ययन करना है। दूसरा, एस्वेनिधि योजना के विस्तार का कारण क्या है? इसका कारण स्ट्रीट वेंडर्स का डिजिटल समावेशन करना और उन्हें लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तीसरा, ओमिवातारी का विफल होना क्या दर्शाता है? ये जापान में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत स्पष्ट संकेतक है। चौथा, माइक्रो रिएक्टर ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेना की ऊर्जा गतिशीलता यानी एनर्जी मोबिलिटी को बढ़ाना है। और पांचवां, UPI वन वर्ल्ड से क्या फायदा होगा? ये पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स की आवश्यकता को खत्म कर देता है, जिससे भुगतान करना बेहद आसान हो जाता है। अब कुछ वन लाइनर्स और कीवर्ड्स पर ध्यान देते हैं जो आपकी रिवीजन में मदद करेंगे। हैमर, ये एक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, मतलब एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है। HAPS, इसका पूरा नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। C-17 ग्लोबमास्टर, ये एक सैन्य परिवहन विमान है यानी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लेक सुआ, यह झील जापान में स्थित है। हेडेगार्ड, ये डेनमार्क में एक पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट। वंगमांगलम, ये कर्नाटक में एक हेलीकॉप्टर प्लांट की साइट है। आज के सेशन में बस इतना ही। इन सभी विषयों की विस्तृत जानकारी और रिवीजन के लिए आप हमारी PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास की PDF और अन्य बोनस परीक्षा सामग्री के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।